नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल के एनवायरमेंट इकोलॉजी श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस श्रृंखला के क्रम में आज के एपिसोड में हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो है चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य। तो देखेंगे कि आखिर ये अभयारण्य क्यों चर्चा में है और इससे जुड़ी हुई जो भी अहम बातें हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अहम हो सकती हैं उन पर एक एक करके संक्षिप्त लेकिन सारगर्भित जानकारी लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ की बात करेंगे कि आखिर ये जो चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य है ये क्यों चर्चा में है। तो देखिए, इस समय इसके चर्चा होने के पीछे जो महत्वपूर्ण कारण है कि असम में जो सामुदायिक नेतृत्व है वो नेतृत्व वाले संरक्षण प्रयासों से खास तौर पर देखेंगे ये जो चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य है, इस वन्यजीव अभयारण्य में जो बायोडाइवर्सिटी है उस बायोडाइवर्सिटी के लिए पुनर्उद्धार करने का जो एक प्रयास है वो किया गया है और इससे सकारात्मक इसके परिणाम भी देखने को मिले हैं। जैसे जंगली जो मधुमक्खियाँ, वाइल्ड जो बीज होती हैं, उनकी जो कॉलोनियां हैं वो सफलतापूर्वक इस अभयारण्य में पुनर्स्थापित की गई हैं। तो ये एक बड़ा सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है सामुदायिक स्तर पे जो भी प्रयास किए गए। और इससे क्या हो रहा है कि जो भी परागण है, वनस्पति जो पुनर्जीवन है संबंधित जो भी वन्यजीव हैं उनकी जो संख्या है उसमें भी खास तौर पे सुधार देखा गया। यानी ओवरऑल कहेंगे तो जो बायोडाइवर्सिटी है इसमें बड़े स्तर पे एक सुधार और विविधता और गहन होने की बात देखने को मिली है और इसी कारण से देखें तो ये चर्चा में है। अब इस थोड़ा सा अभयारण्य के बारे में हम देखेंगे कि जो चक्रशिला जो वन्यजीव अभयारण्य है आखिर ये है कहाँ पर। तो इसे समझने के लिए हमें जाना होगा कहाँ, मैप पे। और मैप पे जाएंगे तो पूर्वोत्तर में महत्वपूर्ण जो राज्य असम है, असम में ये आपको देखने को मिलेगा। असम राज्य में ही चक्रशिला जो वन्यजीव अभयारण्य है ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। खास बात यह है कि धुबरी है वहीं पर इसका विस्तार आपको इस क्षेत्र का वन्यजीव अभयारण्य का देखने को मिलेगा। मुख्य रूप से ये कहा जाता है कि जो कोकराझार है, कोकराझार बीटीआर के कुछ भाग में धुबरी में इसका विस्तार देखने को मिलेगा। और जो बीटीआर है यानी बोडोलैंड जो टेरिटोरियल जो रीजन बनाया गया जो कि छठी अनुसूची जो है उस छठी अनुसूची के तहत देखेंगे तो ये महत्वपूर्ण क्षेत्र सूचीबद्ध है। एक स्वायत्त क्षेत्र के तौर पे आप देखेंगे कि ये यहाँ पर मौजूद है। दूसरी बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग 45.56 वर्ग किलोमीटर में ये पूरा जो वन्यजीव अभयारण्य है ये आपको देखने को मिल सकता है। इसकी जो भौगोलिक विशेषताएं हैं वो सबसे खास होती है क्योंकि उत्तर से दक्षिण में ये फैला हुआ जो अभयारण्य है ये आपको देखने को मिलता है। तो इस अभयारण्य के अगर हम विस्तार की बात करेंगे तो इसका जो विस्तार है वो उत्तर से क्या है, दक्षिण के रूप में फैला हुआ है। दक्षिण पूर्व में भी धीर बिल वाला पूरा जो क्षेत्र है उसमें ये इसका विस्तार देखने को मिल सकता है और दक्षिण पश्चिम में भी ये दिप्लाई जो बिल है वहाँ तक ये फैला हुआ है। और यहाँ कई सारी जो धाराएं हैं उन धाराओं का ये क्षेत्र माना जाता है जिसमें 4 जो धाराएं हैं, मरिया गांव, भालू कझोरा, बाकुमारी और जोनाग्रा। ये जो जल स्रोत हैं ये सारे जो जल स्रोत जिनकी हम चर्चा करें कि यहाँ पर फैले हुए हैं ये इस पूरे अभयारण्य के दृष्टिकोण से देखेंगे तो ये सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं क्योंकि यहाँ पर पारिस्थितिकी संतुलन के दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो इन सभी जल स्रोतों का क्या है, एक अहम रोल है। सबसे महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी संतुलन बनाने में इन सभी जल स्रोतों का सबसे महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर देखने को मिलता है। और चक्रशिला अगर वन्यजीव अभयारण्य में जाएंगे तो मुख्य रूप से आपको उष्णकटिबंधीय नम जो पर्णपाती वन है वो देखने को मिलेंगे। यानी कि ट्रॉपिकल रीजन में आने वाले जो महत्वपूर्ण वनस्पति हैं जहाँ पर जो वर्षा है वो क्या होती है, वो 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर होती है और अपेक्षाकृत जो तापमान है वो अधिक होता है। इसके अलावा जो मिक्स्ड कह सकते हैं कि जो पर्णपाती वन है वो भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं और अर्ध सदाबहार जो वन है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो वृक्ष यहाँ पर देखने को मिलता है वो साल के वृक्ष और बांस और बेंत के जो वृक्ष है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। घाटी वाले बैली वाले क्षेत्र में जाएंगे तो घास के बड़े बड़े जो मैदानी क्षेत्र हैं, जो मैदान है वो भी आपको देखने को मिलेंगे। और अगर यहाँ पर जीव जंतुओं की बात करेंगे तो जो सुनहरा लंगूर है वो यहाँ की महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि वन्य जीव था जो इस तरह देखें तो इस समय चर्चा में है क्योंकि ये लुप्त प्राय और स्थानिक है।
सबसे दक्षिणी प्राकृतिक आवास है ये, और चक्रशिला की जो भी फ्लैगशिप जो स्पेसीज हैं उनमें ये शामिल किया जाता है। बीटीआर का शुभंकर भी रह चुका है, लेकिन अब ये अपने संकट के कारण देखें तो जो भी बदलती हुई परिस्थितियां हैं या इसके खिलाफ जो भी इसके विपरीत जो परिस्थितियां हैं, जिस कारण से देखें तो ये अपना अस्तित्व संकट में कहीं ना कहीं घिरता हुआ दिखा, जिस कारण से एक तरह से लुप्त हो चुका है। अन्य जो स्तनधारी हैं उसमें हाथी, बाघ, तेंदुआ, क्लाउडेड तेंदुआ है, गौर है, सांभर हिरण है, बार्किंग हिरण है। ये सब क्या है कि इस वन्य जीव अभयारण्य में देखें तो महत्वपूर्ण वन्य जीव हैं। बहुत सारे पक्षी भी इस वन्य जीव अभयारण्य में देखे जा सकते हैं, जैसे बंगाल जो फ्लोरिकन है, ग्रेट जो हार्निबल है, वाइट विंग जो वुड डक है, ये सब क्या है, ये इस वन्य जीव में देखे जा सकते हैं। जिसमें वाइट विंग जो वुड डक है ये क्या है, असम राज्य की पक्षी है। जलवायु की बात करेंगे कि आखिर चक्रशिला की जो जलवायु है वो कैसी है, तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु आपको देखने को मिलेगी, यानी ट्रॉपिकल रीजन में ये आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर क्या है कि लगभग 200 सेंटीमीटर से लेकर 400 सेंटीमीटर के आसपास क्या है प्रेसिपिटेशन यानी वर्षा आपको देखने को मिल जाती है। तापमान जो है वो अपेक्षाकृत अधिक रहता है। अगर ग्रीष्म ऋतु में देखेंगे तो जो टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस होता है, और विंटर सीजन में देखेंगे तो इस वन्य जीव का जो तापमान है वो यहाँ पर 8 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिल सकता है। आर्द्रता यहाँ की जो ह्यूमिडिटी है वो 86% है, और सर्वाधिक जो वर्षा होती है इस पूरे क्षेत्र में देखेंगे तो जुलाई से अगस्त वाला जो महीना है, इस अगस्त वाले महीने में क्या है कि सबसे अधिक जो वर्षा है वो देखने को मिलती है। तो ये इससे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातें हैं। और यहाँ पर इस पूरे वन्यजीव में देखेंगे तो इस पूरे क्षेत्र में क्या है कि पहाड़ी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, घास के मैदान और बहुत तरह के जो पारिस्थितिकी विविधताएं हैं वो आपको देखने को मिल सकती है। उनका पूरा एक संगम देखने को मिलता है। और जो सुनहरा लंगूर है, ऐसी जो एक तरह से देखें लुप्त प्राय जो प्रजातियां, उनका स्थानिक प्रजातियों का ये सबसे सुरक्षित आवास भी बनाता है। और दूसरी तरफ देखें जो पूर्वोत्तर वाला जो पूरा क्षेत्र है, यानी जो पूर्वोत्तर भारत है, उस पूर्वोत्तर भारत की जो भी जैव विविधता है, उस जैव विविधता के लिए अगर हम देखें तो उस दृष्टिकोण से क्या है कि ये वाला जो क्षेत्र है ये सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन जाता है। यानी चक्रशिला जो वन्यजीव अभयारण्य है ये इस पूरे क्षेत्र में देखेंगे तो महत्वपूर्ण केंद्र है। कहाँ के लिए? पूर्वोत्तर भारत में बायोडायवर्सिटी के दृष्टिकोण से। और सबसे खास बात यहाँ पर ये हमें देखने को मिलती है कि सामुदायिक नेतृत्व वाला एक महत्वपूर्ण जो संरक्षण क्षेत्र है उस रूप में जाना जाता है। जैसा कि अभी देखें तो सामुदायिक जो भागीदारी है, उस भागीदारी के कारण ही यहाँ पर जंगली जो मधुमक्खियाँ हैं उनको विशेष तौर पे संरक्षित किया गया है, ताकि बेहतर परागण हो सके, वनस्पति जो पुनर्जीवन हो सके, खाद्य श्रृंखला में एक स्टेबिलिटी ला जाए, और ओवरऑल इस पूरे क्षेत्र में जो बायोडाइवर्सिटी है वो डाइवर्सिटी क्या हो सके, वो और इनरिच हो सके, उसमें पुनर्उद्धार हो सके, उसका एक तरह से संरचना को और विकसित किया जाए, ताकि वहां पर जो स्पेसीज जो विविधता है, जो प्रजातिगत विविधता है वो और बढ़ पाए। और इस पूरे क्षेत्र में देखेंगे तो कई सारे जो वाटरफॉल्स है वो आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें जीरी वाटरफॉल्स है, दाओ खराजा जो वाटरफॉल्स है, बाओ खुंगरी और चक्रशिला की तलहटी में पूरे इस तरह के जो क्षेत्र हैं वो अहम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो इको टूरिज्म है ये काफ़ी प्रमोट किया गया है और इसकी जो संभावना है वो भी काफ़ी अधिक है। इस कारण से चक्रशिला जो वन्यजीव अभयारण्य है इसकी जो विशेषताएं हैं, इसकी जो खूबियां हैं पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से तो अहम है ही, बल्कि अगर टूरिज्म के दृष्टिकोण से भी देखें तो ये जो वन्यजीव अभयारण्य है इसकी अपनी खास एक महत्ता है, और पूर्वोत्तर के साथ पूरे देश के लिए क्या है, ये एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये जो चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य है ये पूर्वोत्तर भारत में सामुदायिक जो नेतृत्व है उसका एक महत्वपूर्ण संरक्षण के स्तर पर एक उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिला है, जिसमें जो भी लुप्त प्राय हो रहे जो वन्यजीव हैं, जैसे सुनहरे लंगूर जैसी जो लुप्त प्राय प्रजातियाँ हैं, उनके संरक्षण के साथ ही जंगली जो मधुमक्खियाँ हैं उनके पुनरुत्थान से क्या हो सकता है, पारिस्थितिकी जो संतुलन है उसे और महत्ता मिल सकती है, उसे मजबूती मिल सकती है। सबसे खास बात है कि इस तरह के जो भी मॉडल हैं जो सामुदायिक स्तर पे एक अच्छा प्रदर्शन किया है, तो इस तरह से जो भी प्रयास हैं ये एक मॉडल बन सकते हैं। और मॉडल यही दर्शाता है कि स्थानीय समुदायों की जो सक्रिय भागीदारी है और जैव विविधता संरक्षण
अधिक प्रभावी तरीके से लागू करके इसे सस्टेनेबल बनाया जा सकता है, इसे टिकाऊ बनाया जा सकता है, जो आगामी भविष्य के दृष्टिकोण से देखें तो वो अहम हो जाता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर चक्रशिला जो वन्यजीव अभयारण्य है ये क्यों चर्चा में है, कहाँ पर इसकी अवस्थिति है, इसकी जो विविधताएं हैं, चाहे इसके अवस्थिति से लेकर हो, चाहे इसके जलवायु से लेकर हो, चाहे यहाँ पर कौन से वन्यजीव हैं या वनस्पति हैं या अन्य जो विशेषताएं, उन पर हमने बात की। इसके अलावा इससे जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, चक्रशिला वन्यजीव जो अभयारण्य है ये मुख्यतः किस प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? कार्बी आंगलोंग स्वायत्त परिषद या बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र या दीमा हसाओ जो परिषद है या राभा हसोंग जो परिषद है? तो ये आपको बताना है कि इन चारों में से किस क्षेत्र में ये चक्रशिला जो वन्यजीव अभयारण्य है ये आता है। इसका उत्तर आप हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। तो आज के एपिसोड में हमने देख लिया कि आखिर चक्रशिला वन्यजीव अभयारण्य क्यों चर्चा में है और इससे जुड़ी हुई जो भी अहम बातें हैं उन पर हमने चर्चा की। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।